नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल सिविल इंजीनियर विश्वजीत खंडरा में सबको स्वागत है। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा एलुफॉर्म वर्क का बारे में। ओके, पूरा कंप्लीट प्रोसीड्यूर आप लोगों को बताऊंगा शुरू से शेष तक। ओके, तो शुरू करते माइबॉर्न फॉर्म वर्क का डिटेल्स प्रोसीड्यूर। ओके, देखो सबसे पहला काम रहता है शटरिंग वर्क का हाईएस्ट आरएल प्रोवाइड करना। हाईएस्ट आरएल प्रोवाइड कौन करते? सर्वेयर हाईएस्ट आरएल प्रोवाइड करते। ठीक है, हाईएस्ट आरएल का अकॉर्डिंग सर्वे पॉइंट प्रोवाइड करने का ये माइबॉर्न शटरिंग का काम शुरू होने से पहले सर्वेयर प्रोवाइड करते। ये जो सर्वेयर आपका पॉइंट प्रोवाइड करते जिसको बोलते हैं ग्रिड पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट आरएल के अकॉर्डिंग सर्वेयर आपका सेटिंग फ्लोर में एक पॉइंट प्रोवाइड करते इस जिसको बोलते हैं ग्रिड पॉइंट। ठीक है, ग्रिड पॉइंट को बाद में आपका लाइन डोरी से कनेक्ट करना पड़ता है। लाइन डोरी से मार्किंग करके कनेक्ट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। ओके, अभी ये जो ग्रिड पॉइंट देते हैं सर्वेयर हर स्टॉपर पॉइंट में और हर कॉर्नर पॉइंट में। और उनका कॉर्नर पॉइंट जो रहता है ना, कॉर्नर पॉइंट में आपका देते हैं सर्वे पॉइंट। और ये जो सर्वेयर ग्रिड पॉइंट देते हैं, सर्वेयर जो ग्रिड पॉइंट देते हैं, ग्रिड पॉइंट देने का जो रूल्स है वो आप लोग को अभी बताता हूँ। देखो, हर कॉर्नर और स्टॉपर पॉइंट में ग्रिड पॉइंट देना पड़ता है। और कंक्रीट सरफेस जो रहेगा वॉल का कंक्रीट सरफेस, उसमें से 300 mm दूरी में ग्रिड पॉइंट मारना पड़ता है। ठीक है, और ग्रिड पॉइंट को आपस में कनेक्ट करते लाइन डोरी के द्वारा रेड ऑक्साइड मार के। ओके, उसको तब ग्रिड लाइन बोला जाता है। तो ये सारे का माइबॉर्न फॉर्म वर्क का सेटिंग से पहले ही हो जाता है कंक्रीट फ्लोर में। उसके बाद ही हम लोग माइबॉर्न फॉर्म वर्क का काम शुरू कर सकते हैं ग्रिड लाइन मारने के बाद। ओके, अभी हम लोगों को ये जो ग्रिड पॉइंट है, ग्रिड पॉइंट से पता चलता है स्लैब का अंडुलेशन। ठीक है, तो स्लैब कहाँ पे टाइट है और स्लैब कहाँ पे डाउन है। अगर स्लैब टाइट है तो वहाँ पे चिपिंग करना पड़ेगा, और अगर स्लैब डाउन है वहाँ पे पैनल का नीचे पैकिंग डालना पड़ेगा। ओके, जैसा प्लाई का पैकिंग हो गया, लकड़ी का पैकिंग, मोटर पैकिंग। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप माइबॉर्न शटरिंग वर्क का। ओके, दूसरा स्टेप है वुडन किकर आपका फिक्सिंग। देखो, माइबॉर्न फॉर्म वर्क का जो वुडन किकर है ना, ये सेटिंग फ्लोर में ओनली प्रोवाइड किया जाता है, दूसरा फ्लोर में नहीं है। और ये जो वुडन किकर है, वुडन किकर बिल्डिंग आउटसाइड में फिक्सिंग करना पड़ता है और लिफ्ट में दोनों साइड में फिक्सिंग करना पड़ता है। ओके, तो वुडन किकर जो है आपका जो हाईएस्ट आरएल है, हाईएस्ट आरएल से 50 mm ऊंचा करके मारना पड़ता है, क्योंकि आरके लगता है पैनल का अंदर साइड में। ओके, इसके वजह से हाईएस्ट आरएल से 50 mm ऊंचा करके मारना पड़ता है आपको वुडन किकर को। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है वुडन थेसी वर्क। ठीक है, तो बिल्डिंग का अंदर साइड में आपका वुडन थेसी मारना पड़ता है। वुडन थेसी का जो स्टैंडर्ड साइज होता है ना, वो एक्चुअली लेंथ में 300 mm होना चाहिए, विड्थ में 100 mm होना चाहिए, और हाइट में 20 से 25 mm होना चाहिए। ठीक है, तो वुडन थेसी को फिक्सिंग करना पड़ता है हॉट स्टॉपर पॉइंट में और आपका कॉर्नर पॉइंट में। कॉर्नर, और ये जो वुडन थेसी है ना, वुडन थेसी को फिक्सिंग करना पड़ता है आउटर जो सर्वे लाइन है, आउटर सर्वे लाइन से 295 mm दूरी में। ओके, और वुडन थेसी का बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए 1 मीटर। ओके, तो अभी समझ गया है आप लोग, वुडन थेसी बिल्डिंग का अंदर साइड में फिक्सिंग करना पड़ता है। ओके, आउटर साइड में टिम्बर किकर और वुडन किकर फिक्सिंग करना पड़ता है। ओके, वुडन थेसी प्रोवाइड करने का रूल्स आप लोगों को बता दिया।
और वुडन थेसी होना, वुडन थेसी पैरेलल होता है, मतलब एक के साथ एक पैरेलल, मतलब एक लाइन में रहता है वुडन थेसी। मान लीजिए एक जो वॉल है, वॉल का स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दोनों साइड में वुडन थेसी रहेगा। वॉल का जहाँ पे स्टार्ट है और लास्ट तक है, और दोनों वुडन थेसी का बीच में डिस्टेंस होता है मैक्सिमम 1 मीटर। ओके, ये ध्यान रख के आप लोग काम कीजिए। ओके, अभी आप लोगों को बताता हूँ इरेक्शन वर्क। देखो, माइबॉन्ड फॉर्मर का पैनल इरेक्शन से पहले तो माइबॉन्ड फॉर्मर का पैनल में साल्टरिंग ऑयल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो साल्टरिंग ऑयल आप कैसे अप्लाई करोगे? रोलर से साल्टरिंग ऑयल अप्लाई करना है, और पैनल को अच्छे से साफ करके, कॉटन वेस्ट है ना, कॉटन वेस्ट से अच्छे से साफ करना है। अच्छे से साफ करने के बाद साल्टरिंग ऑयल अप्लाई करना है। ओके, साल्टरिंग ऑयल अप्लाई करने के बाद ही आप पैनल को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को पैनल को इंस्टॉल करने का सीक्वेंस बता देता हूँ पहले। ओके, पहले वॉल पैनल के साथ आरके लगता है, वॉल पैनल के साथ आरके, उसके बाद टी पैनल, उसके बाद एक इनिशियल लेवलिंग करना पड़ता है। और देखो, बिल्डिंग का अंदर साइड में सबसे पहले सेटिंग करना है, उसके बाद आउटर साइड में सेटिंग करना है वॉल टाइल लगवा के। ओके, तो वॉल पैनल और वॉल टॉप पैनल लगाने के बाद एक इनिशियली लेवलिंग करना पड़ता है। अब देखो, आप अगर इनिशियल लेवलिंग किए हो तो फाइनल लेवलिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो इनिशियल लेवलिंग 2 तरीका से होता है, एक नंबर वाटर लेवलिंग और 2 नंबर लेसर लेवलिंग। ओके, उसके बाद इनिशियल लेवलिंग के बाद बीम बॉटम, WX पैनल, ऑल सेल, उसके बाद ऑल डेक पैनल, EB, MB, DP, CP जो भी रहेगा माइबॉन्ड फॉर्मर का कंपोनेंट पार्ट, उसको सेटिंग करना रहता है। ओके, आपका सेटिंग होने के बाद क्या करना पड़ता है? ऊपर में लेवलिंग का काम होता है, उसके बाद आपको संकर मटेरियल को सेटिंग करना पड़ता है। संकर मटेरियल को फिक्सिंग करने के बाद आपका फीटर का काम हो जाने के बाद ही संकर मटेरियल को फिक्सिंग करना पड़ता है। उसके बाद संकर का लाइन लेवलिंग चेकिंग करवा के पूरा फाइनल चेकिंग करके कास्टिंग करने के लिए रेडी हो जाता है माइबॉन्ड फॉर्मर का स्लैब। देखो, अभी तो आप लोग समझ गया है तो इरेक्शन वर्क किस तरह से होता है माइबॉन्ड फॉर्मर का। ठीक है, तो अभी इसका लेवलिंग वर्क में पहले इनिशियल लेवलिंग वर्क, उसके बाद फाइनल लेवलिंग वर्क। इनिशियल लेवलिंग वर्क कब करना पड़ता है? आपका W पैनल और T पैनल इंस्टॉल करने के बाद आपका इनिशियल लेवलिंग किया जाता है, उसके बाद फाइनल लेवलिंग होता है। फाइनल लेवलिंग में क्या करना पड़ता है? फाइनल लेवलिंग में आपका प्लाम भी चेक करना पड़ता है, उसके बाद अलाइनमेंट भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बताते हैं मैं, आपका जो फाइनल लेवलिंग होता है, फाइनल लेवलिंग आप कैसे कैसे कर सकते हो। देखो, एक नंबर तो ऊपर में आपका लाइन डोरी लगा के स्लैब का अंडुलेशन चेक करने का। ठीक है, इस तरह से होता है। नीचे से प्लॉक जैक को टाइट करना पड़ता है, ऊपर से आपका स्लैब में वॉल टाई लगा के देखना पड़ता है। ठीक है, ये वाला तो हो गया एक लेवलिंग का। दूसरा है ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट यूज करके लेवलिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा है लेसर लेवलिंग। तो लेसर लेवलिंग मशीन यूज करके आप माइबॉन्ड फॉर्मर का लेवलिंग कर सकते हो। और वर्टिकलिटी चेक करने के लिए माइबॉन्ड फॉर्मर का प्लाम चेक करना पड़ता है। ठीक है, हर कॉर्नर में आपका बिल्डिंग का जितना रूम रहता है ना, कॉर्नर में प्लाम चेक करना पड़ता है। ओके, अभी अलाइनमेंट चेक, फाइनल जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट चेक आप कैसे करोगे? देखो, अलाइनमेंट चेक करने के लिए आपको जो अलाइनमेंट क्लैम है ना, अलाइनमेंट क्लैम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अलाइनमेंट क्लैम लगाने के बाद आपका अलाइनमेंट क्लैम का बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 1200 mm।
ये आप लोग ध्यान में रखिए। उसके बाद आपका अलाइनमेंट क्लैम्प जिसको बोलते हैं उसको पुश पुल प्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पुश पुल प्रॉप से 5 से 10 mm तक हम लोग फॉर्मवर्क को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑयलर क्लैम्प लगा के ऑयलर फिक्सिंग करना पड़ता है हर वॉल में, एक साइड में, दोनों साइड में नहीं है। आपका जो बिल्डिंग का वॉल रहता है, वॉल में, हर वॉल में ऑयलर क्लैम्प लगा के, ऑयलर लगा के उसके बाद अलाइनमेंट कर सकते हो। उसके बाद जहाँ जहाँ पे वॉल टाई नहीं रहता है वहाँ पे डबल चैनल का ऑयलर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल सोल्जर यूज करना है, एल एंगल यूज करना है। उसके बाद पिन वेजेस चेक करना है। पिन वेजेस का बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका हर वॉल टाई स्लॉट में वॉल टाई होना चाहिए, ओके। उसके बाद आपका फाइनल लेवल चेक करके प्लाम को चेक कर लेना है। ये सारे आपका काम होना चाहिए प्रॉपर तरीका से, ओके। यही हो गया फाइनल लेवलिंग वर्क। उसके बाद आपको स्लैब का जो स्टील वर्क कंप्लीट होने के बाद ऊपर में स्लैब का ऊपर में संकन का जो है संकन मटेरियल को फिक्सिंग करना है। संकन मटेरियल को फिक्सिंग करने के टाइम ध्यान में रखने का, संकन मटेरियल जो है वो एक्चुअली ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही फिक्सिंग करना है। और संकन मटेरियल अगर इमेज का होगा तो उसमें शाटरिंग ऑयल और ग्रीस अच्छे से लगाना है, ठीक है। अगर आपका एल्यूफॉर्म मटेरियल का होगा तो उसमें ऑयल, शाटरिंग ऑयल अच्छे से अप्लाई करना है। और अगर एल्यूफॉर्म मटेरियल का संकन मटेरियल होगा तो वहाँ पे फॉर्म आपको भरना रहता है। संकन मटेरियल बोले तो वो एलएस होता है, इन्वर्टेड सॉपिड लेंथ, और तो वहाँ पे गैप रहता है, नहीं तो कंक्रीट घुस जाता है, ठीक है। और आपका लेग और सपोर्टिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा अच्छा तरीके से, ओके, ताकि डायमेंशन पूरा बराबर साइड है, ओके। एक्चुअली फाइनल लेवलिंग, फाइनल अलाइनमेंट और फाइनल सपोर्टिंग वर्क का काम हो जाने के बाद तो बिल्डिंग को कंक्रीट करना पड़ता है, ठीक है। तो और एक बात बताने के लिए मैं भूल गया, तो जहाँ जहाँ पे काट आउट का लोकेशन रहेगा ना, तो काट आउट वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ड्राइंग में नहीं दिया रहेगा काट आउट का लोकेशन तो आपको अगले फ्लोर में काम करने के लिए काट आउट प्रोवाइड करना पड़ेगा स्लैब का ऊपर, ओके। देखो आपका बिल्डिंग में जैसा कंडीशन रहेगा उसी तरह आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्चुअली एक बेडरूम का आपका जो हॉल गला रहता है, हॉल गला में एक काट आउट प्रोवाइड किया जाता है, ओके। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद मतलब फिनिशिंग जब होता है ना, तब वो काट आउट को बॉन्ड भी कर देते, ओके। तो काट आउट प्रोवाइड इसके लिए करते हैं ताकि मटेरियल नीचे फ्लोर से ऊपर फ्लोर में आसान तरीका से उड़ जाए, ओके। तो ये सब काम होने के बाद आपको फाइनल कंक्रीटिंग किया जाता है। तो कंक्रीटिंग जो किया जाता है वो एक्चुअली फ्री फ्लो कंक्रीट होना चाहिए और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो वर्केबिलिटी है ना, वर्केबिलिटी मिनिमम 650 mm डायमीटर होना चाहिए फ्लो कंक्रीट का, ओके। ये जो कंक्रीट है ना, ये जो फ्लो कंक्रीट है 2 से 3 स्टेप में कास्टिंग किया जाता है। एक वॉल को 2 से 3 स्टेप में, नहीं तो सिंगल स्टेप में अगर कास्टिंग करोगे वहाँ पे बाल्जिंग होने का चांसेस रहता है, वॉल टाइप ब्रेक होने का चांसेस रहता है, ठीक है। इसके लिए 2 से 3 स्टेप में कास्टिंग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का भी समझ गए होंगे माइबॉन्ड फॉर्मवर्क का शटरिंग सेंटरिंग का काम कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते माइबॉन्ड फॉर्मवर्क डिशर्टिंग वर्क का डिटेल्स प्रोसीड्यूर, ओके। अभी आप लोग मान लीजिए माइबॉन्ड फॉर्मवर्क स्लैब का
कास्टिंग हो गया। ठीक है, तो कास्टिंग होने के बाद डिशटरिंग वर्क का सबसे पहला काम क्या रहता है मालूम है? तो सबसे पहला काम रहता है आपको संकर मटेरियल को जो वर्टिकल लेग रहता है, वर्टिकल लेग को रिमूव करने का। ओके, वर्टिकल लेग को आप लोग कब रिमूव करोगे? कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग होने के बाद आप लोग संकर मटेरियल का जो वर्टिकल लेग रहता है वो लेग को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आपको संकर मटेरियल जो रहेगा, अगर एमएस का संकर मटेरियल हो और एल्यूफॉर्म का संकर मटेरियल हो, दोनों का ही, तो 5 से 10 घंटे का अंदर रिमूव कर सकते हो। ओके, तो संकर मटेरियल का रिमूव करने का टाइम है 5 से 10 घंटा। ओके, इसका अंदर रिमूव करना चाहिए। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए आप लोग, अगर संकर मटेरियल एमएस का होगा तो उसको शाटरिंग ऑयल और ग्रीस लगभग ही यूज करना है। संकर मटेरियल अगर एल्यूमिनियम का होगा, ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क का संकर मटेरियल में एलएस यूज होता है, तो कास्टिंग के टाइम एलएस में कंक्रीट घुस जाता है। इसके लिए एल्यूमिनियम का संकर मटेरियल में आपको फॉर्म यूज करना पड़ता है। ओके, ताकि कास्टिंग होने के टाइम कंक्रीट ना घुसे ओ एलएस का अंदर। ठीक है, शटरिंग का नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग जो बिल्डिंग में माइबन फॉर्मवर्क कास्टिंग किया है, तो वो बिल्डिंग में जो बॉटम मटेरियल रहता है, बॉटम मटेरियल को क्लियर करने का। बॉटम मटेरियल बोले तो कास्टिंग होने के बाद ना कंक्रीट स्लैरी निकलता है, तो कंक्रीट स्लैरी को आपको क्लीन करने का रहता है। कंक्रीट स्लैरी को कैसे क्लीन करोगे? तो पानी मार के आप कंक्रीट स्लैरी को क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वुडन जो थेसी रहता है, वुडन थेसी को रिमूव करने का रहता है। तो वुडन थेसी को आप कब रिमूव करोगे? कंक्रीट होने के बाद 24 घंटे का अंदर वुडन थेसी को रिमूव करना पड़ता है। ओके, देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोटर पैकिंग को रिमूव करने का है। तो आप लोग जब डब्ल्यू पैनल को डिशटरिंग करोगे तब मोटर पैकिंग को रिमूव करने का रहता है। एक कब करते हैं डब्ल्यू पैनल को रिमूव? हम लोग कंक्रीट होने का बाद 24 घंटे का अंदर वॉल पैनल को रिमूव करते, तो वॉल पैनल रिमूव करने के टाइम ही हम लोग मोटर पैकिंग को रिमूव करते। ओके, उसके बाद आपका हाउसकीपिंग को अच्छा से करना पड़ेगा। हाउसकीपिंग बोले तो रूम का अंदर क्लीन रखना पड़ेगा। उसके बाद मटेरियल इधर उधर नहीं बिखरा होना चाहिए। ठीक है, यही मतलब एक प्रॉपर तरीका से अच्छा से रहना चाहिए सारा मटेरियल कास्टिंग होने के बाद। इसी को हम लोग हाउसकीपिंग बोलते हैं, ताकि हम लोग जब फॉर्मवर्क को डिशटरिंग करेंगे ना, तब अच्छा स्पेस मिल जाए फॉर्मवर्क को रखने के लिए, फॉर्मवर्क डैमेज नहीं हो इसके लिए। ठीक है, अभी माइबन फॉर्मवर्क डिशटरिंग वर्क का नेक्स्ट पॉइंट है, तो रिमूविंग एमएस एक्सेसरी। तो एमएस का जितना भी एक्सेसरी यूज होता है उसको रिमूव करके एक जगह में स्टैक करने का रहता है रूम वाइज। ओके, तो क्या क्या एक्सेसरी यूज होता है एमएस का? एमएस का जैसे यूज होता है अलाइनमेंट क्लैम्प, ऑयलर क्लैम्प, ऑयलर, वर्टिकल सोल्जर, टाई रॉड, विंग नट, ये सारे एमएस का एक्सेसरी। ठीक है, तो एमएस एक्सेसरी को खोल के एक जगह में स्टैक करने का रहता है रूम वाइज। ओके, उसके बाद जब डिशटरिंग हो जाता है वॉल पैनल, तब क्या करना पड़ता है? हम लोगों को वॉल टाई को रिमूव करना पड़ता है। वॉल टाई और पीवीसी सीट को रिमूव करना पड़ता है, और रिमूव करके, क्योंकि वो रियूजेबल रहता है वॉल टाई और पीवीसी स्लिप। देखो एक्चुअली वॉल टाई, पीवीसी स्लिप ये सब रिमूव है ना 36 घंटे का अंदर करना पड़ता है, क्योंकि माइबन फॉर्मवर्क का स्लैब साइड के 7 दिन का अंदर होता है। अभी आप लोग ये बात सुन लो, तो हम लोग माइबन फॉर्मवर्क डिशटरिंग के टाइम कौन सा टूल यूज करते हैं? ठीक है, तो एक नंबर है पैनल पुलर। हम लोग माइबन फॉर्मवर्क का पैनल
डिसेटिंग करने के लिए पैनल पुलर यूज करते हैं, ताकि हम लोग पैनल पुलर यूज करके माइबोर्न का कोई भी पैनल हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं। ओके, अगर पैनल पुलर का परिवर्ते क्या हम लोग प्लॉप जैक, टाई रॉड ये सब यूज करें ना, तो फॉर्मर का पैनल डैमेज होता है। ओके, इसके लिए पैनल पुलर हम लोग यूज करते हैं माइबोर्न फॉर्मर का पैनल डिसेटिंग करने के लिए और अच्छा रिपीटेशन देने के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग वॉल टाई को रिमूव करने के लिए तो वॉल टाई पुलर यूज करते। देखो आप लोग अभी तो हम लोग वॉल टाई को निकालने के लिए वॉल टाई पुलर का बदले में हम लोग अगर सरिया और हैमर यूज करें तो ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए वॉल टाई पुलर यूज करना पड़ेगा तो वॉल टाई निकालने के लिए। उसके बाद होल बड़ी हम लोग माइबोर्न फॉर्मेट में किस लिए यूज करते हैं, तो होल बड़ी हम लोग माइबोर्न फॉर्मेट में पिन वेजेस को रिमूव करने के लिए यूज करते। पिन वेजेस को रिमूव करने के लिए, उसके बाद होल को मिलाने के लिए, मैच करने के लिए हम लोग होल बड़ी यूज करते। ठीक है, उसके बाद हम लोग माइबोर्न फॉर्मेट में तो स्पैनर यूज करते हैं। स्पैनर किसके लिए यूज करते हैं, स्पैनर यूज करते हैं आपका जो विंग नट है, विंग नट को लूज करने के लिए, किकर नट को लगाने के लिए और किकर बोल्ट को खोलने के लिए। ठीक है, ये सब में हम लोग स्पैनर यूज करते हैं। ठीक है, देखो माइबोर्न फॉर्मेट का जो टूल जहां पे यूज होना चाहिए तो वही पे यूज करो। ओके, देखो आप लोग को मैं एक बात बता देता हूँ माइबोर्न फॉर्मेट डिसेटिंग के बारे में, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर मोनोलिथिक स्ट्रक्चर आप माइबोर्न फॉर्मेट से कास्टिंग किए हो तो वहीं पे आपको आरसीसी कंसल्टेंट का सहारा लेना पड़ेगा। आरसीसी कंसल्टेंट जो बोलेगा टाइम डिसेटिंग का, वही टाइम में डिसेटिंग करने का है। ठीक है, आपको एक्चुअली माइबोर्न फॉर्मेट का पैनल डिसेटिंग होने के बाद उसको अच्छा से कपड़ा से साफ करना चाहिए। उसके बाद उसका ऊपर सटरिंग ऑयल लगा के फिर भी यूज करना चाहिए। ओके, उसके बाद जो माइबोर्न फॉर्मेट बिल्डिंग में आपका डेक पैनल, बॉटम पैनल रहता है, वो जनरली 36 घंटा बाद हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे डेक पैनल और बॉटम पैनल में सीपीडीपी रहता है। देखो सीपीडीपी को डिस्टर्ब नहीं करके डिसेटिंग करने का है माइबोर्न फॉर्मेट का पैनल, क्योंकि सीपीडीपी डबल सेट रहता है माइबोर्न फॉर्मेट में। ओके, जनरली ये जो सीपीडीपी है ना, सीपीडीपी को 7 दिन बाद डिसेटिंग करते हैं। ठीक है, तो सीपीडीपी इसके लिए डबल सेट देते हैं। देखो आप लोग एक बात ध्यान में रखो, मान लीजिए आप लोग का भी एक बिल्डिंग माइबोर्न फॉर्मेट से कास्टिंग किए हो, पूरा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, वॉल बीम कॉलम स्लैब पूरा एक साथ कास्टिंग किए हो और बहुत बड़ा बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे माइबोर्न फॉर्मेट डिसेटिंग करने से पहले आपको आरसीसी कंसल्टेंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो जनरल जो डिसेटिंग का रूल्स है आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग सुन लो। देखो जनरल जो वर्टिकल पैनल रहता है माइबोर्न फॉर्मेट में, जैसा वॉल पैनल, ये हम लोग 12 घंटा बाद रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और कंक्रीट का स्ट्रेंथ जब 40% गेन कर जाते तब हम लोग डिसेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्लैब का डेक पैनल जो है, डेक पैनल को हम लोग 36 आवर बाद रिमूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सीपीडीपी जो है, सीपीडीपी को डबल सेट रखा जाता है। ओके, और इसके बाद आपका बीम का बॉटम में जो पैनल रहता है बीबी पैनल, इसको भी 36 आवर बाद हम लोग रिमूव कर सकते हैं और सीपीडीपी को डिस्टर्ब ना करके। ओके, ये जनरल रूल्स है। ठीक है, माइबोर्न फॉर्मेट डिसेटिंग करने का। ओके।